A very good noon to each and every one of you. Welcome back to Parcham. I am Richa Sharma और जो बच्चे नए हैं प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं जानते, I am one of the founders of this organization. So रोज़ हम मिलते हैं हमारे डेली CA सेशंस के लिए, राइट आज हमें 27 अगस्त के डिस्कशन करने हैं और कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कौन से बच्चे हैं जो ये सेशन को रेफर कर सकते हैं। एवरी स्टूडेंट जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, वो वनडे एग्जामिनेशन हो, स्टेट PSC हो, UPSC हो, सभी एग्जामिनेशन में ये करंट अफेयर हाईली बेनिफिशियल रहने वाले हैं। मुझे तो पता ही है बिकॉज आई सी दी एग्जाम पैटर्न्स, बट बच्चों के रिव्यूज़ भी आते हैं दैट मैम XYZ एग्जाम में ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द सेशन। सो ऑन दिस नोट ये कॉन्फिडेंस से मैं कह सकती हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यू कैन रेफर टू दीज सेशंस कॉन्फिडेंटली, ठीक है। अच्छा, कल का मैं एक बार अपडेट दे देती हूँ। कल था मंडे और मंडे को हम 2 दिन का करंट अफेयर कवर करते हैं एक सिंगल सेशन में, लेकिन कल आपके 2 CA सेशंस अलग अलग लिए गए थे बिकॉज न्यूज़ काफ़ी सारी थी। सो 25 का और 26 का 2 CA सेशन आपको मिल जाएंगे। जिन भी बच्चों ने कोई भी सेशन अगर मिस कर दिया है, सो प्लेलिस्ट है 2024 डेली CA की, वहां पर जाकर के आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। मिस आउट मत कीजिएगा किसी भी सेशन को। ऑल राइट, और आज ना वीडियो के एंड में आपको एक मोटिवेशनल पर्सन से मिलवाने वाली हूँ। हाँ, अभी नहीं, बाद में। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की तिथि देखने से। सो भाद्रपद महीना चल रहा है, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के हिसाब से कृष्ण पक्ष की नवमी है आज, और इंडिया के कई हिस्सों में गोगा नवमी के तौर पे इसको मनाया जाता है। कल जो सेशन लिया था उसका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर डिस्कस करेंगे। कल हमने देखा था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इन प्रिंसिपल अप्रूवल कैबिनेट ने दे दिया है, इन प्रिंसिपल नहीं अप्रूवल दे दिया है, अब इसको लागू किया जाएगा। और आपसे मैंने पूछा था कि इसी UPS को रेकमेंड करने वाली एक कमिटी भी थी, राइट हमने कल पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक कमिटी ने भी रेकमेंड किया था कि लानी चाहिए 2023 में। उस कमेटी का नाम आपसे पूछा था मैंने, आंसर क्या होगा? TV सोमनाथन कमेटी, ए विल बी द राइट आंसर। देन सेशन के दौरान आउट ऑफ हैबिट आई कीप ऑन क्वेश्चनिंग समथिंग फ्रॉम यू, कुछ मैं सवाल आपसे पूछती हूँ ताकि आप एक्टिवली एंगेज रहें। जब आप उन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं तो वो आंसर आपके दिमाग में रुकते भी हैं। सो अभिप्रिया, आज रैंडमली आपका रिस्पांस हमने पिक किया है। मैंने आपसे पूछा था इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल कौन है? सो यस, राहुल रजगोत्रा जी हैं। देन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को कौन हेड कर रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। देन आपसे पूछा गया था कि राखी की तिथि क्या है, राखी त्यौहार जो होता है कौन सी तिथि पे मनाया जाता है? तो श्रावण की पूर्णिमा, श्रावण मंथ की पूर्णिमा पे मनाया जाता है। गुड जॉब, और बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया है। कुडोज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चलिए आज की जो कहानी है वो शुरू करेंगे सबसे पहले एक बड़े अनाउंसमेंट के साथ, और वो आया है अमित शाह जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से। और क्या अनाउंसमेंट है कि लद्दाख को मिलने जा रही हैं 5 नई डिस्ट्रिक्ट। लद्दाख में अभी 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन सी हैं जल्दी बताइए? एक है लेह और दूसरी है कारगिल, ठीक है। तो अभी तक ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स थी लद्दाख के अंदर, और अब 5 और डिस्ट्रिक्ट मिलने जा रही हैं लद्दाख को। और क्या क्या उनके नाम हैं? अभी ना ये सिर्फ इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है, अब इसके ऊपर सारी जो डिटेल्ड फाइनलाइजेशन है चीज़ों का कि वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ कितने कितने एरिया तक होंगी, उनकी बाउंड्रीज़ क्या होंगी, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ होंगे, और उनको किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाएगा, वो सब अब प्लानिंग की जाएगी, ओके। लेकिन अभी ये चीज़ को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है कि लद्दाख बहुत बड़ा एरिया है, राइट, और कनेक्टिविटी बहुत कम है, लोगों तक पहुँचा बहुत कम जा रहा है, पॉपुलेशन भी कम है वहाँ पर, और वहाँ तक सर्विसेज पहुँचाना, सरकार का वहाँ तक पहुँच पाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। और इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से बहुत लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए, वहां तक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाने के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट्स का बनाया जाना ज़रूरी है, और इस बात पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ चुका है। सो सेंटर ने डिसाइड किया है 5 नई डिस्ट्रिक्ट बनेंगी, कहाँ? यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में, ठीक है जी। और वो 5 डिस्ट्रिक्ट कौन सी होंगी, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा एंड चांगतांग। सो ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। और ये इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक मैप आया था कि शायद जब डिस्ट्रिक्ट्स बन जाएंगी तो वो उनके जो हेडक्वार्टर्स होंगे तो वो यहाँ पे होंगे, उनकी लेबलिंग करके। तो आप देखिए कि ये वाला हिस्सा है लेह का, और ये वाला हिस्सा है कारगिल का, ओके, और ये वाला हिस्सा है लेह का। अभी यही 2 डिस्ट्रिक्ट थी, लेकिन अब जो प्रपोज की गई हैं नुब्रा, देन शाम, ये लेह तो पहले से ही था, देन चांगतांग, ज़ंस्कार एंड द्रास, ये 5 हैं जिनको अभी और प्रपोज किया गया है, राइट। तो बस मेन न्यूज़ इतनी सी है। अब
इसके अलावा एक बार लद्दाख का आपको मैप में दिखा देती हूँ। सो लद्दाख कौन से स्टेट से निकल करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया? जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर वाज अ स्टेट और 2019 में आर्टिकल 370 को भी एब्रोगेट किया गया। स्पेशल स्टेटस जो था स्टेट के पास वो हटाया गया और स्टेट को हटा करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई। एक हो गई जम्मू एंड कश्मीर और ये दूसरी हो गई लद्दाख, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट कारगिल और दूसरी लेह रही। अब इसी लद्दाख के अंदर 5 नई डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट आया है, ठीक है। सो 5 अगस्त 2019 को लद्दाख यूनियन टेरिटरी के तौर पे एग्जिस्टेंस में आया था। बस इतनी बातें हैं। अब जैसे भी जो जो डेवलपमेंट होगा वो हम फ्यूचर में देखते चलेंगे। 5 डिस्ट्रिक्ट के नाम ध्यान रखने पड़ेंगे बच्चा पार्टी। देखो कौन सी हैं 5 डिस्ट्रिक्ट? ज़ंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा एंड शांगतांग, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ लेते हैं। न्यूज़ क्या आ रही है? इंडिया टू लॉन्च ULI प्लेटफॉर्म फॉर रूरल स्मॉल बिजनेस लेंडिंग। RBI गवर्नर जी ने ये अनाउंसमेंट किया है। कौन है RBI के गवर्नर? बच्चों वाला सवाल है बिल्कुल, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ देयर प्रेपरेशन में हैं, उनके लिए ये सवाल भी शायद डिफ़िकल्ट हो। तो RBI के गवर्नर बता दीजिए मुझे। सो इंडिया लॉन्च करने जा रहा है ULI प्लेटफॉर्म। ULI का फुल फॉर्म क्या है? ULI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। जैसे UPI होता है हमारा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना। सो ULI किसके लिए होगा? अब देखिए जैसे लोन्स लेने होते हैं, MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, रूरल इकोनॉमी में कोई छोटे छोटे बिजनेसेस खोल रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं और उनको लोन चाहिए, तो अब वो लंबा प्रोसेस करना पड़ता है। एप्लीकेशन डालो, फिर वो स्क्रूटनाइज होगी, फिर आप क्या कोलेट्रल दे रहे हो यानी क्या गिरवी रखवा रहे हो, कुछ ये सारी प्रोसेस होंगे, बहुत समय लग जाता है लोन को सैंक्शन होने में। इसी प्रोसेस को स्मूदन आउट करने के लिए ULI यूनिफाइड लेंडिंग जिसमें आप लोन दे रहे हो, इस इंटरफेस को लाया जाएगा, जिसमें जिसको लोन चाहिए, जो बोरोवर है और जो दे रहा है लेंडर है, उन दोनों के ही प्रोसेस को बहुत स्मूथ कर दिया जाएगा। आप एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हो, फटाफट से चेकिंग हो जाएगी। आपके पास जो भी लैंड प्रॉपर्टी वगैरह है जो आपकी बैकग्राउंड चेक के लिए, वो फटाफट हो जाएगा बिकॉज सब ऑनलाइन रिकॉर्ड्स होंगे। और जो आपको जानकारी चाहिए वो भी आप फटाफट ले सकते हो बिकॉज एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है लोन लेने का और लोन सैंक्शन करने का, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ULI फ्यूचर में लाया जाएगा। अभी इसके ऊपर पायलट स्टेज पे काम चल रहा है, लास्ट ईयर ही इसको स्टार्ट किया गया। बात समझ में आ गई? सो ULI क्या है? यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस है। टर्न अराउंड टाइम, TAT हम जिसे बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम को कम करेगा। टर्न अराउंड टाइम यानी कोई भी काम पूरा करने के लिए जितना समय चाहिए होता है। सो जो लोन सैंक्शन करने होते हैं उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, इन सबको टर्न अराउंड टाइम को कम करेगा लेंडर और बोरोवर के लिए, ठीक है। किसके लिए टारगेटेड है? मेनली ये जो टारगेट किया जा रहा है, ये जो MSME सेक्टर है, रूरल साइड में जो छोटे छोटे बिजनेस होल्डर्स होते हैं उनके लिए, ओके, एग्रीकल्चर और MSME बोरोवर्स के लिए पर्टिकुलरली इस ULI को लाया जा रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए अगली न्यूज़ की तरफ रुख करेंगे। छोटी छोटी न्यूज़ हैं आज। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि जो टाटा पावर सोलर है, टाटा पावर सोलर, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बहुत सारे सोलर रूफटॉप पैनल्स लगाने होते हैं ना, तो ये जो टेंडर है पूरा, ये कौन सी कंपनी के पास है? टाटा सोलर पावर के पास में है। अच्छा, अब इसने एक बैंक के साथ में टाई अप किया है, ICICI के साथ। क्यों किया है? कि ये जो सोलर पैनल्स लगाने होते हैं बहुत महंगा खर्चा होता है ना। छोटे छोटे लगाने तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको थोड़े बड़े लगाने हैं, ज़्यादा पावर के लगाने, तो ये कैपिटल इंटेंसिव होता है, मनी डालना पड़ता है। तो इसके लिए लोन्स लेने होंगे कई बार। सो उन लोन्स को देने के लिए ICICI के साथ में टाटा सोलर पावर ने हाथ मिलाया है। और कितने अमाउंट तक के लोन्स एक इंसान या कोई कॉरपोरेट ले सकता है? अप टू 90 लाख रुपीज़। ओके, सो टाटा सोलर पावर और ICICI बैंक ऑफर कर रहे हैं सोलर फाइनेंसिंग। इसके लिए TPSSL यानी टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड और ICICI बैंक ने पार्टनर किया है कि जो भी सोलर पैनल्स लगवाना चाहते हैं वो लोन ले सकते हैं। कितनी राशि तक का? 90 लाख तक का। नाउ कोलैटरल फ्री लोन्स, जिसमें आपको कुछ भी सिक्योरिटी नहीं देनी है, ठीक है, कि ये मेरी ज़मीन के कागज़ रख लीजिए और एट्सेट्रा। सो कोलैटरल फ्री लोन्स आप 5 साल तक के लिए ले सकते हो और ज़्यादा हायर लोन्स भी ले सकते हो अगर आप विथ कोलैटरल ले रहे हो उन लोन्स को, तो 20 साल तक के अवधि के लिए आपको लोन्स मिल सकते हैं। इसमें भी आपको ऑप्शंस होंगे फ्लेक्सिबल डाउन पेमेंट के, कि सारा पैसा ऑब्वियसली आपको एक साथ नहीं देना है। सो जब आप ये सोलर पैनल्स लगवा रहे हो, आप डाउन पेमेंट जैसे हम गाड़ी किश्तों पे लेते हैं, राइट, सो उसी तरह से आप डाउन पेमेंट 20 to 25% वैल्यू का कर सकते हो, बाकी धीरे धीरे चुका सकते हो। सो दिस इज व्हाट टाटा पावर एंड ICICI हैव पार्टनर्ड विथ फॉर।
ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो है इंडिया सिंगापुर मिनिस्टीरियल राउंड टेबल मीटिंग्स होती हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस सुनी होंगी गांधी जी के समय, है ना, इंडिपेंडेंस के टाइम में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो सेकंड एडिशन हुआ किसका, इंडिया और सिंगापुर के बीच में मिनिस्टीरियल राउंड टेबल का। अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो हेड हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स मंत्रालय हो गया, हमारा फिनेंस मिनिस्ट्री हो गई, सो इस तरह से काफ़ी सारी मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव हमारी साइड से गए, मिनिस्टर्स उनकी तरफ से भी आए। और ये मीटिंग कहाँ हुई है, ये हुई सिंगापुर में। कहाँ हुई, वेन्यू बिकम्स इंपॉर्टेंट, सो सिंगापुर के अंदर हुई है। और कौन सा एडिशन था, सेकेंड एडिशन था इसका। सो सेकेंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्टीरियल राउंड टेबल हेल्ड इन सिंगापुर। कब हुई है, 26 अगस्त, कल ही हुई है, राइट। और क्यों हुई है, क्योंकि बहुत सारे एजेंडा होते हैं कि दोनों देश अपने इस रिलेशंस को और कैसे स्ट्रांग करेंगे, तो जो भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन होते हैं उनके ऊपर बातचीत की जाती है। टेबल पे बैठ के क्या करोगे, बातचीत करोगे ना, तो बस इसी तरह से की जाती है। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी थे वहाँ पे, देन निर्मला सीतारमन जी फिनेंस मिनिस्ट्री हमारी होल्ड करती हैं, एस जयशंकर जी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, देन अश्विनी वैष्णव जी जो कि रेलवेज, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। सो ये पूरा देखते हैं, ये 4 मिनिस्टर्स हमारी तरफ से गए। इन्हीं के काउंटर पार्ट्स सिंगापुर वाले थे, वो भी इस मीटिंग के अंदर, इस राउंड टेबल के अंदर शामिल हुए। अच्छा, ये जो मीटिंग थी सेकेंड एडिशन था, तो इस राउंड टेबल का सबसे पहला एडिशन कब हुआ था, वो 2022 के अंदर हुआ था, ध्यान रखेंगे, सितंबर 2022, और वो न्यू दिल्ली में था। तो सबसे पहला एडिशन जो इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल का था वो सितंबर 2022 में नई दिल्ली में था। इस बार जो हुआ है वो अगस्त 2024 में सिंगापुर में हुआ है, राइट। अच्छा, अब क्योंकि हम सिंगापुर के साथ राउंड टेबल की बात कर रहे हैं तो वहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए। जो भी कंट्री या जो भी जगह न्यूज़ में आती है वहाँ के जो लीडर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और इसीलिए ये देखते हैं, देखिए प्रेसिडेंट कौन है सिंगापुर के, थरमन शंगमुखा रत्नम। देन प्राइम मिनिस्टर कौन है, लॉरेंस वोंग, मिस्टर लॉरेंस वोंग। ये दोनों व्यक्ति हो गए। अब इंडिया और सिंगापुर के कितने स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशन है उनका आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हो। इन द ईयर 23-24 सिंगापुर हमारा लार्जेस्ट सोर्स था एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। दूसरा देश जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आई थी 2023-24 में, सिंगापुर से आई थी। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो सिंगापुर के साथ में हम दुनिया भर की 6th लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रेड पार्टनर के तौर पे काम करते हैं, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों शामिल हो। ये भी 23-24 का डेटा है। तो जितने भी आसियान कंट्रीज़ हैं ना, आसियान कंट्रीज़ जानते हो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, तो इसके अंदर 10 कंट्रीज़ आते हैं। सिंगापुर आता है, म्यांमार आता है, मलेशिया आएगा, इंडोनेशिया आएगा, ये सारे कंट्रीज़ लिखे हुए हैं, फिलीपींस, लाओ, वियतनाम एट्सेट्रा। तो उन आसियान कंट्री से जितनी भी ट्रेड हम करते हैं उसका 29% सिंगापुर के साथ में हमने 2023-24 में ट्रेड किया। तो सिंगापुर और इंडिया की काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशंस हैं और इसीलिए इस तरह की राउंड टेबल जो मीटिंग्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्लियर हो गया जी, चलें आगे। अगली न्यूज़ आ रही है एक इंडेक्स या रैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है। और वो न्यूज़ क्या है कि अगर हम ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स की बात करें, ग्लोबली प्रॉपर्टी के जो अच्छी जगहों पे रिहायशी प्रॉपर्टी होती है, रहने वाली प्रॉपर्टी होती है, थोड़े प्रीमियर जगह जहाँ होती हैं, उनके प्राइसेस कितने बढ़े हैं पिछले साल के मुकाबले। तो अगर हम ये ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स निकालें तो इंडिया से मुंबई जो है और न्यू दिल्ली जो है वो ग्लोबली 2nd और 3rd रैंक पे रिस्पेक्टिवली लाए किए हैं। यानी कि भारत के ये दोनों शहर टॉप 5 में आए हैं इन टर्म्स ऑफ राइजिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस। समझ में आ गई बात। और ये जो रिपोर्ट आई है ये नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से मुंबई 2nd, नई दिल्ली 3rd रैंक पे ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स में है, राइट। कितने सिटीज़ में से देखा गया, 44 सिटीज़ ग्लोबली, 44 में। सो मुंबई के अंदर अगर आप देखो, इधर आ जाओ, आई डोंट नो कितना विजिबल होगा, मुंबई में 13% रेट्स जो हैं प्रीमियर प्रॉपर्टी के वो राइज किए हैं पिछले साल के मुकाबले। दिल्ली के अंदर 10% समथिंग राइज किए हैं। टॉप पे कौन सी कंट्री, टॉप पे कौन सी सिटी रही है, टॉप पे रही मनीला, फिलीपींस की मनीला, राइट। सो मनीला फर्स्ट रैंक पे आया, 26% एनुअल राइज रहा। मुंबई 13% के साथ सेकंड पे, न्यू दिल्ली 10.6 के साथ थर्ड पे। अच्छा, बेंगलुरु भी इंडिया से इस लिस्ट पे है 15th नंबर पे, राइट। और सबसे नीचे जिसके प्राइसेस डाउन चले गए पिछले साल के मुकाबले, दैट वाज वेलिंगटन, 44th रैंक पे आया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि मुंबई और दिल्ली 2nd और 3rd पोजीशन पे आए हैं ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स, जो कि नाइट फ्रैंक ने रिलीज किया। क्लियर है।
कोई भी न्यूज़ अभी तक ऐसी नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ रही है, सिंपल सी फैक्चुअल न्यूज़ है, हम समझते चल रहे हैं। अगली जो खबर आ रही है IIM बेंगलुरु से आ रही है। IIM बेंगलुरु हैज साइन एन MOU विथ इट्स एलम। एलम क्या होता है? एल्यूमिनस भी बोलते हैं हम इसको, जो पास आउट होके जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप वर्चुअल स्टूडेंट हैं परचम के, मतलब वर्चुअल प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, आप वर्चुअल नहीं है, ठीक है। सो आप अगर स्टूडेंट है परचम के और आप कुछ अच्छा कर लेते हैं और फिर फ्यूचर में आप हमें कुछ सपोर्ट करते हैं कि ठीक है मैम यहाँ हम ट्रेनिंग करवा देते हैं, तो हम आपको कैसे रेफर करेंगे कि सो एंड सो पर्सन इज़ द एल्यूमिनस ऑफ परचम, राइट। तो इस तरह से जो IIM बेंगलुरु से पढ़ के गए हैं मैथ्यू सिरैक, सो मैथ्यू सिरैक की ही एक कंपनी है जिनसे वो जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलके IIM बेंगलोर भारत का पहला ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन PE एंड वेंचर कैपिटल इस्टेब्लिश कर रहा है। तो न्यूज़ क्या बनी, क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन सा IIM है जहां पे भारत का पहला ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन PE एंड वेंचर कैपिटल स्टार्ट किया जाएगा, एंड आंसर हो जाएगा IIM बेंगलुरु। तो अब न्यूज़ को समझते हैं। IIM बेंगलुरु टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट, भारत का पहला ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहां दुनिया भर से लोग आएंगे ऑन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। किसके बारे में पढ़ाई, रिसर्च और काम होगा, इंडस्ट्री और स्टूडेंट के बीच में एक्सचेंज होगा, डिस्कशंस होंगे। किस बारे में है ये ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल की अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करने के लिए, स्टूडेंट्स को पता चले इक्विटी मार्केट के बारे में, वेंचर कैपिटलिज्म क्या होता है, कैसे इस वेंचर कैपिटल के अंदर एंटर करते हैं। तो ये सारे डिस्कशन, डिबेट, रिसर्च, इंडस्ट्री पार्टनरशिप सब यहाँ पे करवाई जाएगी। ठीक है, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु ने MOU साइन किया है मैथ्यू सिरैक, जो कि उनके एल्यूमिनस यानी पास आउट रह चुके हैं, और वो अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे हैं फ्लोरेंटी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड में। तो ये दोनों ने मिलकर के इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को शुरू करने के लिए MOU साइन किया। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम क्या होगा? नाम देखिए, टोनी जेम्स सेंटर फॉर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। टोनी जेम्स, नाउ टोनी जेम्स कौन? ही वॉज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर, उनके नाम पे ही इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में क्या होगा? रिसर्च होगा, ट्रेनिंग होगी, एजुकेट किया जाएगा, इंडस्ट्री एक्सचेंजेस किए जाएंगे। गॉट इट? चलो अब एक अपॉइंटमेंट देखते हैं। IT इंडस्ट्री की एक बॉडी है, NASSCOM बोलते हैं हम इसको, है ना। सो ये जो NASSCOM है दैट इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ये इसका फुल फॉर्म है NASSCOM। सो जितनी भी IT इंडस्ट्री है उसका एक तरह से आप बोल सकते हो कि उसकी एक यूनियन है, उसकी एक बॉडी है उनको रेगुलेट करने के लिए। सो NASSCOM ने अपॉइंट किया है सिंधु गंगाधरन जी को, सिंधु गंगाधरन जी को एज चेयरपर्सन। सो सिंधु गंगाधरन विल बी द न्यू NASSCOM चेयरपर्सन, और ये खुद कौन सी कंपनी से बिलोंग करती हैं? ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सैप लैब्स इंडिया की। ठीक है, एंड शी विल बी रिप्लेसिंग राजेश नाम्बियार। सो राजेश नाम्बियार वॉज NASSCOM चेयरपर्सन, नाउ ही विल बी रिप्लेस बाय सिंधु गंगाधरन। सिंधु भी नदी का नाम आ गया, गंगा भी नदी का नाम आ गया, है ना। NASSCOM से बस थोड़ा सा जोड़ लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं सैड डिमाइस पे। 2 ऐसे प्रमुख व्यक्ति रहे हैं जिनका निधन हुआ है और उनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले हैं वेटरन कांग्रेस लीडर रह चुके और नांदेड़ से MP बन के अभी आए ही थे, वसंतराव चवन। वसंतराव चवन, सो वसंतराव चवन जी, इनका निधन हो गया है। लाइक आई मेंशन्ड, कांग्रेस के बहुत पुराने नेता थे, वरिष्ठ नेता जिन्हें हम बोलते हैं, और रिसेंटली इलेक्ट होके आए थे एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे? नांदेड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी को। सो वसंतराव चवन जी अब नहीं रहे। देन फॉर्मर 5 टाइम लेबनीज प्राइम मिनिस्टर सलीम हौज पासेस अवे। इनका पूरा नाम था सलीम अल हौज। ओके, अच्छा, कई जगह आपको 5 टाइम्स दिखेगा, कई जगह 4 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं लेबनान के, ये दिखेगा। हम ले रहे हैं रेफरेंस ऑल इंडिया रेडियो का, आकाशवाणी का। आकाशवाणी में जो ये न्यूज़ आई है, जो आकाशवाणी का प्रिंट वर्जन आता है सोशल मीडिया पे, नॉट प्रिंट वर्जन, ई वर्जन जो आता है, तो उसमें इनको 4 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर लिखा गया है वहाँ पे। इन एनी केस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे सलीम अल हौज, जिनका हाल ही में निधन हो गया? लेबनान के। कहाँ के? लेबनीज प्राइम मिनिस्टर यानी लेबनान के। अब लेबनान वहीं देखो इजराइल वाला हिस्सा, ये इजराइल है, इधर सीरिया आ जाता है, और ये रहा लेबनान, ये जो ब्लैक में आपको दिख रहा है। सो ये लेबनान है और यहाँ के मल्टीपल टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके सलीम अल हौज, अब इनका निधन हो चुका है। करेंसी क्या है लेबनान की? बेरूट, और और करेंसी है लेबनीज पाउंड। देन नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है यूनियन मिनिस्टर चिराग पासवान।
यूनियन मिनिस्टर हैं चिराग पासवान जी। कौन सा मंत्रालय देख रहे हैं, चलो बता दो, यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर बताइए, जल्दी बताइए, मिनिस्ट्री कौन सी है इनकी। सो चिराग पासवान हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। ओके, ये वन लाइनर न्यूज़ की तरह है कि 5 साल के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो ये पार्टी है इसके नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पे चिराग पासवान जी को री इलेक्ट कर लिया गया है। बस इतना सा है, ज़्यादा इसमें कुछ डिग डीप करने वाला पॉइंट ही नहीं है। अगली जो खबर आ रही है वो डिफेंस सेक्शन से आ रही है। इंडिया की नेवल वॉरशिप है जिसका नाम है INS मुंबई, इंडियन नेवल शिप मुंबई, और ये पहली बार श्रीलंका विजिट के लिए गई है और कोलंबो पहुंच चुकी है। 3 दिन की विजिट के लिए वहां गई है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने दिन की विजिट के लिए गई, कहाँ गई? नो, आपसे INS मुंबई के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। तो न्यूज़ तो एक सिंपल सी आ गई कि इंडियन नेवल शिप INS मुंबई है और वो अपनी पहली विजिट पे श्रीलंका गई है, यानी श्रीलंका पहली बार अपनी विजिट पे गई है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? इन सब एरिया से, स्टैटिक पोर्शन से आ सकता है। तो देखते हैं पहले 26 अगस्त को 3 दिन की मेडन विजिट पे श्रीलंका गई है INS मुंबई। अब INS मुंबई हमारी नेवी की फ्रंटलाइन वॉरशिप है। INS मुंबई किस तरह की शिप है? वॉरशिप है, और ये 3rd है दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स में। दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स की जो पूरी एक सीरीज थी उसमें 3 शिप्स बनाई गई। ठीक है, सबसे पहली शिप थी INS दिल्ली, फिर थी INS मैसूर और तीसरी थी INS मुंबई। ठीक है, तो ये 3rd इन दी दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स शिप है। INS दिल्ली की अगर हम बात करें, फर्स्ट शिप थी इस क्लास में, 1997 में कमीशन की गई थी, यानी सर्विस में लाई गई थी। मैसूर 1999 में 2 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली लाई गई थी। INS मुंबई को पहले INS बॉम्बे कहते थे। कब आई कमीशन, कब की गई इंडियन नेवी में? जनवरी 2001, जनवरी 2001, अगले 2 साल के अंदर। सो 1997, 99, 2001। क्लियर? चलिए, फिर कल इफ़ यू रिमेंबर हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी सर्फिंग से रिलेटेड कि एशियन गेम्स 2026 जो होंगे तो हमने हमारा हिस्टोरिक कोटा फिक्स कर लिया है, यानी जीत लिया है, हमारा तय हो गया है कि हम एशियन गेम्स में सर्फिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, मेन और विमेन टीम में। तो उसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ आ रही है कि इंडिया ने जीता है सिल्वर मेडल एट मरुहाबा कप। कौन सा कप है? मरुहाबा कप। टीम इवेंट है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में, जो कि मालदीव्स में हुई। वहां पे इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है। सो कल हमने देखा था कि हमने एशियन गेम्स 2026 में हमारा कोटा किस चीज़ में? सर्फिंग में जीता है ना, फिक्स कर लिया है। ये एशियन गेम्स हैं 2026 जो कहाँ होंगे? जापान के अंदर होंगे 2026 में। लेकिन ये हमने जीता कैसे? हम इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। कौन से कंपटीशन है? एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024। कहाँ हो रही थी? ये मालदीव्स के अंदर हो रही थी। तो यहीं पे इसी इवेंट के अंदर एक मरुहाबा कप भी था, जो क्या था? एक टीम इवेंट था, टीम सर्फिंग इवेंट था। उसमें हमने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। आ गई बात समझ में? अब हमने सिल्वर जीता तो गोल्ड किसने जीता? गोल्ड जापान की टीम ने जीत लिया। यस, राइट। और ये जो मैंने आपको बताया, हमने हमारा फर्स्ट एवर कोटा सर्फिंग में एशियन गेम्स में सिक्योर किया है, वो भी इन्हीं मालदीव्स वाले एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में हमने सिक्योर किया है। तो एशियन गेम्स 2026 आइची नागोया जापान के अंदर खेले जाएंगे। और अच्छा, एक नाम ध्यान रखिएगा सर्फिंग जगत से, और वो है हरीश मुथु। ये नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। हरीश मुथु कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, कौन से गेम से जुड़े हुए हैं? सर्फिंग से रिलेटेड हैं। इन्होंने एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप जो अभी मालदीव्स में हुई है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए थे। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये हरीश मुथु। चलिए जी, सो सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज के यहाँ छोटा सा सेशन था, खत्म हो चुकी है। अब नए बच्चे जो भी आए उनको बताने की जिम्मेदारी मेरी है कि आज आपने जो भी पढ़ा है उसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफरिंग की तरह अवेलेबल करवाया जाता है परचम के टेलीग्राम पे और परचम ऐप में फ्री मटेरियल सेक्शन में। यहाँ से आप हिंदी या इंग्लिश दोनों का एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी PDF चाहिए, जो भी सब्जेक्ट हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं या जो हम अलग से रिलीज़ करते हैं, तो उसके लिए parchamclasses.in याद रखेंगे, यहाँ से जाके आप ले सकते हैं। ठीक है, लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। उसके बाद आप जो भी परचेस करोगे वो आपके ऑर्डर सेक्शन में दिख जाएगा। जैसे 6 मंथली मैगजीन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अभी आप अपकमिंग एग्जाम दोगे तो Jan to June की सारी न्यूज़ अलॉन्ग विथ स्टैटिक पॉइंट्स कैटेगरी वाइज सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ें पर्टिकुलरली SSC वाले बच्चों के लिए हैं। SSC CGL बिल्कुल आने वाले हैं, उसके बाद MTS भी हैं, एग्जाम्स लाइंड अप में। SSC के जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, ये 2013 से लेके
नो 2017 से लेके 2023 तक के ये 10,000 से ज़्यादा PYQ विद एक्सप्लेनेशन हैं जो आपके सारे SSC एग्जाम में काम आने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं, सारे GA के सब्जेक्ट कवर करता हुआ विद एक्सप्लेनेशन। ओके, और ये है टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिससे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हो उस तरह से। तो इसमें भी सारे GA सब्जेक्ट्स के सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे। दोनों आप परचम ऐप पे एक्सेस कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़िएगा जो भी चीज़ लें। और अगेन जो थ्योरी प्रिपरेशन करनी है, पूरा सब्जेक्ट तैयार करना है, तो ये कोर्स हैं जो SSC वाले बच्चों के लिए परचम ऐप पे अवेलेबल हैं। जनरल अवेयरनेस, परचम के ऊपर आपको मेनली करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का सपोर्ट मिलता है। करंट अफेयर आप यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो, इसका सपोर्ट मटेरियल आपको ऐप या वेबसाइट पे मिल जाता है। और जनरल अवेयरनेस के लिए ये कोर्सेज हैं जो आप बाद में देख सकते हो। ब्यूटिफुली मेड कोर्सेज, स्पेशली डिजाइंड और हाईली बेनिफिशियल, वेरी गुड रिव्यूज द स्टूडेंट्स आर गिविंग। ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। परचम ऐप में चैट का ऑप्शन है, वहाँ चैट कर सकते हो रिप्रेजेंटेटिव से, या फिर मेल कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए सारी जानकारी मैंने दे दी। बच्चे बहुत परेशान होते हैं, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गिव दिस पीस ऑफ न्यूज़। बाकी जो बच्चे हैं, पुराने बच्चे, आप स्किप कर सकते हो इन सबको। ठीक है, आई नो, आई अंडरस्टैंड, रोज़ एक ही चीज़ सुनना बहुत इरिटेटिंग हो सकता है, सो यू हैव द ऑप्शन ऑफ स्किपिंग अगर आप प्रीमियर नहीं देख रहे हो। चलिए रिविजन क्वेश्चन की तरफ रुक करेंगे, जल्दी से आंसर करना शुरू कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया वन अ सिल्वर मेडल इन विच टीम इवेंट एट एशियन सर्विंग चैंपियनशिप 2024। बिल्कुल अभी पढ़ा ये तो। इंडिया ने एक सिल्वर मेडल जीता है कौन से टीम इवेंट में, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 जो कि मालदीव्स में हुई। उस टीम इवेंट का नाम क्या है? मरुहाबा कप। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अमंग द न्यूली अनाउंस्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन लद्दाख। लद्दाख में अभी 5 नई डिस्ट्रिक्ट्स का अनाउंसमेंट आया कि ये बनाई जाएंगी, उनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट अभी नहीं आया है, यानी रीसेंट अनाउंसमेंट्स में नहीं था। जंस्कर था, द्रास था, शाम, ले तो पहले से ही डिस्ट्रिक्ट है, सो ये रिसेंट में नहीं है। डी विल बी द राइट आंसर। ओके, द सेकेंड इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल टुक प्लेस इन विच सिटी। अब अगर यहीं पे फर्स्ट पूछ लिया जाता तो आंसर क्या होता, पहले वो बताओ। फर्स्ट यानी मेडन या फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में हुआ था। यह है सेकेंड इंडिया सिंगापुर राउंड टेबल कहाँ हुई? सिंगापुर के अंदर। सो आंसर विल बी सी, सिंगापुर। Which bank has partnered with Tata Power Solar to offer solar unit financing with loans up to 90 lakh? टाटा पावर सोलर ने कौन से बैंक के साथ में पार्टनर किया है 90 लाख रुपीस तक का लोन सैंक्शन करने के लिए, सोलर पैनल्स लगाने के लिए? आंसर क्या होगा? ICICI बैंक। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। Where will the Tony James Center for Private Equity and Venture Capital be established in India? यानी कि भारत में टोनी जेम्स सेंटर फॉर प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट, अब मैंने आपको कहा था आज आपको एक मोटिवेशनल पर्सन से मिलवाऊंगी। चलिए मिलते हैं उस इंसान से। बहुत छोटी इमेज मैंने लगाई बिकॉज हाई रेजोल्यूशन में मेरे पास नहीं थी, बोर्ड बहुत बड़ा है और मैंने क्रॉप की है। ये है वो व्यक्ति, फॉरगेट अबाउट द अदर पर्सन हु स्टैंडिंग। Her name is Riti. Riti, I know you must be watching this video. So darling, I need to tell you and tell others also. ये जो बच्ची आप देख रहे हैं, she is in 6th standard. स्कूल में 6ठी कक्षा में ये पढ़ती हैं, right? And she follows current affairs daily. इन्होंने परचम से ज्योग्राफी पढ़ी और नेशनल लेवल ज्योग्राफी ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल लेकर के आई हैं और करीब 2-3 साल से परचम की एविड फॉलोअर हैं। द ब्यूटी ऑफ द थिंग इज, अभी मेरा पुणे जाने हुआ था, मैंने 2 दिन आपकी क्लास नहीं ली थी ना, 2 या 3 दिन, तो आई वॉज इन पुणे। शी गॉट टू नो बिकॉज शी वॉचेज द डेली CA वीडियोज और ये मेरे को एयरपोर्ट के पास ही मिलने आए थे अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स। एंड आई वॉज रियली सरप्राइज कि एक 6th क्लास की बच्ची को क्यों डेली CA देखने की ज़रूरत पड़ रही है। इनको ज़रूरत नहीं है, बट देन शी लव्स लर्निंग, राइट? एंड दैट इज़ वाई आई सेड मैं आज आपको एक मोटिवेशनल पर्सन से मिलवाऊंगी। बिकॉज सी, एक बच्ची जो कि 6th क्लास में है, रीति आई एम रियली प्राउड ऑफ यू हनी। सो एक बच्ची जो कि 6th क्लास में है, जिसको अभी कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं देने हैं, जिसको अपने करियर की कोई फाइट अभी नहीं करनी है, बट शी इज स्टिल गोइंग थ्रू डेली CA सेशंस। वो अपना स्कूल भी जा रही है, वो अपने बाकी चीज़ें भी कर रही होगी, है ना, होमवर्क भी कर रही होगी, असाइनमेंट्स भी कर रही होगी, कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी पेरेंट्स ने ज्वाइन करवा रखी होंगी, बट स्टिल इफ शी कैन बी रेगुलर विथ हर करंट अफेयर्स, जबकि उसको ज़रूरत नहीं है, तो आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इजंट इट? आपका तो करियर है, आपको तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खड़ा होना है। रीति अगर थोड़ा भी पढ़ लेती है डेली CA
तो रिति जैसे बच्चे नहीं मिलेंगे आपको ज़्यादा, वो अपने स्कूल में ऑलरेडी आउटशाइन कर जाएगी, लेकिन आप जैसे एस्पायरेंट्स तो लाखों हैं, इजंट इट राइट? बहुत लाखों बच्चे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते सेशंस मिस करना। शी कैन अफोर्ड टू मिस, स्टिल शी इज नॉट मिसिंग। यू कैन नॉट मिस, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस सेशंस। सो अगर एक बच्चा, छोटा बच्चा तैयारी कर सकता है, अपने इंटरेस्ट के लिए तैयारी कर सकता है, तो आप अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अगर आपने कोई ड्रीम ले रखा है उसके लिए तो तैयारी कर ही सकते हैं ना। इसीलिए मैंने कहा था आज एक मोटिवेशनल पर्सन से मिलवाऊंगी। सो आई वुड रियली वांट, अगर आपके अंदर ये इंटरेस्ट आ सके जितना रीति में है कि सिर्फ किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है, नेवरदलेस एग्जाम के लिए भी पढ़ो तो बहुत अच्छे से, शिद्दत से तैयारी करो, रेगुलरिटी से तैयारी करो, इट विल नॉट गो वेस्ट। एग्जाम निकालना ना निकालना एक बात है, लेकिन द नॉलेज विल नेवर गो वेस्ट, दिस इज व्हाट आई नो फॉर श्योर। ठीक है जी, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। कल मिलेंगे इन योर डेली सीए सेशन। एंड येस, जो सेशंस आप डिमांड कर रहे हो अब वो आना धीरे धीरे आपको शुरू हो जाएंगे। जैसे जीआई टैग पे आपने वीडियो डिमांड किया था, कुछ और कंपाइलेशंस भी आप डिमांड कर रहे हो, आई विल ब्रिंग दोस ऑल्सो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।